Pakistan's most watching legal awareness YouTube channel. Alhamdulillahirabbil Assalamu alaikum friends and viewers, I hope all are fine. This is Mubashir Iqbal Chauhan, Advocate High Court and Legal Lecturer. सीरीज ऑफ लीगल लेक्चर्स के अंदर हमने आज एक नए सब्जेक्ट को स्टार्ट किया है। हमारा आज का सब्जेक्ट है माइनर एक्ट। माइनर एक्ट के अंदर छोटे छोटे 4-5 सब्जेक्ट्स हैं जिनमें आर्बिट्रेशन एक्ट, स्टाम्प एक्ट, सूट वैल्यूएशन एक्ट, कोर्ट फी एक्ट। आज हम माइनर एक्ट के अंदर आर्बिट्रेशन एक्ट को स्टार्ट करेंगे। बाकी सब्जेक्ट्स के भी हम फर्दर इंशाल्लाह लेक्चर अपलोड करते रहेंगे। आर्बिट्रेशन एक्ट के अंदर हमारा आज का टॉपिक होगा आर्बिट्रेशन लॉ। आर्बिट्रेशन लॉ क्या है, क्यों इसकी ज़रूरत पेश आती है, कहाँ ज़रूरत पेश आती है, कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है, आर्बिट्रेटर के फ़ैसलों की क्या अहमियत है, किस हद तक इनकी अहमियत है, इम्पोज होते हैं, इन्फोर्स होते हैं या नहीं। इन तमाम चीज़ों को आज हम कंप्रीहेंसिवली डिस्कस करेंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एज़ यूजुअल अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल लॉ एंड कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर नए हैं तो रेड बटन को क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन करना भूलें ताकि ऐसे ही फर्दर तमाम इंफॉर्मेटिव लेक्चर्स आपकी एक्सेस में रहे और उनके नोटिफिकेशन आपको बर वक्त और टाइमली मिलते रहे। मजीद बरा मैं अपने लेक्चर्स के जो नोट्स हैं उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूँगा, वहाँ पर जाकर आप उनको फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। मैं अपने लेक्चर्स की फ़ीस बताता चलूँ। मेरी फ़ीस आपने 3 स्टेप के अंदर पे करनी है। फर्स्ट स्टेप कम से कम 10 रुपये डोनेट करने हैं, सेकंड स्टेप कम से कम 2 लोगों की आपने हेल्प करनी है और थर्ड स्टेप मेरे पेरेंट्स के लिए दुआ, अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। शुरू करते हैं हमारा लेक्चर। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम स्पेशली थैंक्स करते चले अपने उन व्यूवर्स का, सब्सक्राइबर का, जिनके कमेंट्स बहुत ज़्यादा अप्रिशिएटेबल होते हैं, बहुत ज़्यादा हमारे लिए पॉजिटिव होते हैं, रिमार्क्सेबल होते हैं और जिनकी वैल्यू और अहमियत हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा होती है। और सबसे पहले इस्लामिक हब, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट अरफान अफरीदी, आपका भी शुक्रिया, थैंक यू सो मच। उसके बाद कामरान रज़ा नॉलेज, थैंक यू सो मच सर। अब्दुल्ला महमूद, थैंक यू सो मच। फातिमा, थैंक यू सो मच। हुमा मलिक, थैंक यू सो मच। अक्सा अवान, थैंक यू सो मच। कोमल फातिमा, थैंक यू सो मच। आयशा खान, थैंक यू सो मच। बाकी फर्दर थैंक यू सो मच आप सभी के पॉजिटिव रिमार्केबल कमेंट्स का, अप्रिशिएटेबल कमेंट्स का। न सिर्फ आपके और बाकी सब देखने और सुनने वाले दोस्तों की भी हमारे दिल में बहुत ज़्यादा इज़्ज़त है। ये सिलसिला उन लोगों की अप्रिसिएशन के लिए जो हमें अपने कीमती वक्त में से टाइम निकाल के कमेंट्स करते हैं और वो भी पॉजिटिव। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ देम। शुरू करते हैं हमारा लेक्चर। आर्बिट्रेशन लॉ, आर्बिट्रेशन एक्ट का फर्स्ट क्वेश्चन। आर्बिट्रेशन बेसिकली जब 2 या 2 से ज़्यादा लोग किसी एक फैक्ट के ऊपर डिस्प्यूटेड हो जाए, उनकी तकरार हो जाए, बहस हो जाए, कोई कॉम्प्लिकेशन आ जाए, एम्बिग्विटी आ जाए किसी चीज़ के अंदर, 2 लोग किसी एक पॉइंट के ऊपर मुत्फिक नहीं हो रहे। लाइक एग्जांपल लेते हैं छोटी सी, एक ज़मीन का खित्ता है, टुकड़ा है एक ज़मीन का, 1 एकड़ या 1 कनाल ज़मीन है। उस 1 कनाल का मशरिक वाला जो हिस्सा है वो एक सड़क के साथ लगता है, बाकी जो 3 हिस्से हैं वहाँ पर कोई पक्की सड़क, पुख्ता रोड नहीं लगता। अब जनरली यूजली होता ही है कि जो ज़मीन का हिस्सा रोड के साथ होता है उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली ज़्यादा है। अब वो 1 कनाल जो ज़मीन है या 1 एकड़ ज़मीन है वो 2 लोगों की है। अब दोनों इस चीज़ के ऊपर बजीद है कि जो सड़क वाला हिस्सा है, जो रोड वाला हिस्सा है वो मैंने रखना है। दोनों किसी हतमी नतीजे के ऊपर नहीं पहुँच रहे, तो इस दौरान में वो किसी आर्बिट्रेटर थर्ड पर्सन से रजू करते हैं कि आप हमारे फैसले को सॉल्व करें इस कंसेंट के साथ कि हम आपकी बात मानेंगे, आपका जो भी फैसला होगा। अब जो आर्बिट्रेटर होता है या एम्पायर होता है या कॉमन पर्सन, थर्ड पर्सन पार्टी होती है, उसका कॉमन होना दोनों के लिए गैर जानबदार होना ज़रूरी है। इसलिए थर्ड पार्टी एम्पायर या आर्बिट्रेटर या थर्ड पर्सन के ऊपर दोनों पार्टीज मुत्फिक होती हैं। लाइक ऐसे ही जनरली ये होता है कि जब ख़ानदानी ज़मीनें जायदादें तकसीम होती हैं तो बहुत से इश्यूज़ आ जाते हैं कि जी मैंने वो प्रॉपर्टी रखनी है, मैंने वो रखनी है, मैंने ये नहीं लेनी, मैंने वो नहीं लेनी। तो ऐसी सूरत में भी आर्बिट्रेटर मुकर्रर कर लिया जाता है। अब आर्बिट्रेटर कौन होता है, कैसा होता है, ये हम आगे चल के लेक्चर में देखते हैं, पढ़ते हैं। इसको समझने के लिए, व्यू के लिए आपको बताता चलो, जो लोग गाँव से हैं या बलूचिस्तान से जो लोग हमें देख रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा से, तो वहाँ पर जिरगा सिस्टम बलूचिस्तान के अंदर या पंजाब के अंदर पंचायत सिस्टम बहुत ज़्यादा राइज है। अब एक गांव के अंदर अगर कोई इशू बन गया है, किसी कस्बे में, किसी तहसील में कोई इशू बन गया है, तो वो अपना जो इलाके का बड़ा होता है, सरदार होता है या जिसको पंचायत का सरबराह मुकर्रर किया जाता है, उसके पास चले जाता है कि जी आपका फ़ैसला हमें कबूल है, अब जो भी फ़ैसला कर दे हम दोनों के बारे में। ये डिस्प्यूट है हमारी ज़मीन का, मैं चाहता हूँ मैं ये रखूँ, वो चाहता है कि वो भी ये रखे, तो अब इसके ऊपर को फाइनल हमारा हतमी नतीजा, हम किसी हतमी नतीजे पर नहीं पहुँच रहे, तो आप इसको सॉल्व कर दें। तो डेट इज कॉल्ड आर्बिट्रेटर। जिसके पास वो जाते हैं अपने मसले को सॉल्व करवाने के लिए, वो आर्बिट्रेटर होता है। अब जनरली स्टूडेंट्स का
ये क्वेश्चन बनता है कि जी आर्बिट्रेटर कोर्ट क्यों नहीं हो सकती। तो बेसिकली कोर्ट अपने ही फायदे के लिए आर्बिट्रेटर मुकर्रर करती है कि ये छोटे छोटे जो तनाज़ात के केसेस हैं इसको आउट ऑफ कोर्ट सॉल्व कर लिया जाए किसी आर्बिट्रेटर की सूरत में। अगर वहां पर भी सॉल्व ना हो तो देन फिर कोर्ट इंटरफेयर करती है, कोर्ट की इंटरवेंशन के बाद मामले को सॉल्व किया जाता है। आर्बिट्रेटर एक ऐसा शख्स जिसके ऊपर दोनों डिस्प्यूटेड पार्टी, दोनों लड़ाई झगड़े वाली पार्टी मुत्फिक हो कि ये फैसला जो भी करेगा हमें मंजूर होगा, उसके लिए दोनों मिलकर भी किसी को चुन सकती हैं, या कोई शख्स इंडिविजुअली अपनी कंसेंट दे सकता है कि मैं आप लोगों का आर्बिट्रेटर बनना चाहता हूं, आपको कबूल है। इसको हम उर्दू में सालिस भी कह सकते हैं, ये सालसी करने वाला। या दोनों अपने दो आर्बिट्रेटर भी दे सकती हैं, बट वो दो आर्बिट्रेटर किसी हतमी नतीजे के ऊपर नहीं पहुंचे तो लिहाजा इसलिए एक का होना ज़रूरी है। या कोर्ट से इंटरफेयर करवा के भी आर्बिट्रेटर मुकर्रर करवाया जा सकता है। देन जब वो एग्री हो जाएंगे किसी एक शख्स के ऊपर, उसके बाद वो दोनों अशखास जो डिस्प्यूटेड हैं किसी फैक्ट के ऊपर, किसी मामले के ऊपर जिनकी बहस और तकरार चल रही है, वो एक एग्रीमेंट तश्कील देंगे, एक तहरीरी नोट लिखेंगे, तहरीरी एक मुआहदा लिखेंगे कि हम दोनों ए और बी फलां आर्बिट्रेटर जिसका नाम सी है उसके ऊपर मुत्फिक हैं। वो सी, वो आर्बिट्रेटर, वो सालिस जो भी फैसला करेगा हमें वो कबूल होगा, हम उसके ऊपर एग्री कर जाएंगे, हम उसके ऊपर एग्री कर जाएंगे। तो वो उस अपनी कॉन्वर्सेशन को, अपनी डिस्कशन को एक एग्रीमेंट, एक रिटन फॉर्म के अंदर लेकर आएंगे तहरीर में, ताकि बाद में कल कलाम को कोई शख्स ये ना कह दे कि जी मैं तो इसके ऊपर एग्री नहीं था, या मैंने तो इसको बनाया नहीं, या मैं तो इसको मानता ही नहीं। तो लिहाजा फर्दर डिस्प्यूट से बचने के लिए, इन फ्यूचर डिस्प्यूट से बचने के लिए यहीं पर उनसे तहरीर लिखवा ली जाती है कि आप इस शख्स के ऊपर एग्री होने की कंसेंट अपनी दे दें इन रिटन फॉर्म, जो कि आर्बिट्रेटर एग्रीमेंट भी कहलाता है। रिलायंस सेक्शन ऑफ दिस लॉ, आर्बिट्रेशन एक्ट सेक्शन 2, मीनिंग ऑफ आर्बिट्रेशन बता दिया। मीनिंग ऑफ आर्बिट्रेशन, अ प्रोसेस ऑफ डिस्प्यूट रिजॉल्व इन विच अ नेचुरल थर्ड पार्टी रेंडर डिसीजन आफ्टर अ हियरिंग ऑफ द, जो थर्ड पार्टी है वो दोनों पार्टीज को सुनने के बाद जो अपना एक डिसीजन देती है। डेफिनेशन ऑफ आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट, arbitration agreement mean a written agreement to submit present or future difference to arbitration whether is arbitrator is named therein or not। फ्यूचर के डिफरेंस को कि हमारा आज ये मामला है कल को ये हो सकता है, तो उसके लिए जो एग्रीमेंट तश्कील दिया जाता है कि ये शख्स हमारे मामला को सॉल्व करेगा और इन फ्यूचर हमारे लिए आसानी हो जाएगी। सेक्शन 2, एनालिसिस ऑफ सेक्शन 2, रिटन एग्रीमेंट की सूरत में होगा टू सबमिट प्रेजेंट और फ्यूचर डिफरेंस, जो मौजूदा डिफरेंस है और मुस्तकबिल में क्या क्या डिफरेंस है जिसको सॉल्व करवाना है आर्बिट्रेटर से। इसेंशियल एलिमेंट ऑफ आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट, आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट लिखने के इसेंशियल एलिमेंट क्या क्या होंगे। फर्स्ट, एग्रीमेंट पार्टीज मस्ट बी एडम, पार्टीज एग्री होंगी। कैपेसिटी ऑफ इंटर इनटू एग्रीमेंट, एग्रीमेंट के अंदर इंटर होने की कैपेसिटी हो, जो कि कॉन्ट्रैक्ट करने की जो कैपेसिटी है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंदर जो हम पढ़ते हैं, हमारे लेक्चर अपलोडेड है कॉन्ट्रैक्ट लॉ के प्लेलिस्ट के अंदर जाकर देख लीजिएगा। देयर शुड बी इंटेंशन टू रेफर डिस्प्यूट ऑफ आर्बिट्रेशन, दोनों की ये इंटेंशन हो कि ये डिस्प्यूट आर्बिट्रेशन को रेफर किया जा सकता है। यहाँ पर एक बात काबिल जिक्र है कि दोनों पार्टीज की इंटेंशन से ही आर्बिट्रेटर मुकर्रर होगा। अकेला बंदा अपना आर्बिट्रेटर नहीं ला सकता कि ये मेरा सालसी है ये फैसला करेगा, या दोनों अदालत में जाएं या दोनों में से एक अदालत में जाए, देन अदालत अकेली मुकर्रर कर सकती है किसी थर्ड पर्सन, कॉमन पर्सन शख्स को। एग्रीमेंट मस्ट बी रिस्पेक्ट प्रेजेंट फ्यूचर डिस्प्यूट, प्रेजेंट और फ्यूचर के डिस्प्यूट को मेंशन किया जाएगा। सिग्नेचर ऑफ पार्टीज, नॉमिनेशन ऑफ आर्बिट्रेटर नॉट रिक्वायर्ड, आर्बिट्रेटर का नाम ना भी नॉमिनेट हो तब भी ज़रूरी नहीं है, वो एग्रीमेंट किसी भी शख्स को देकर उसको, अगर अभी आर्बिट्रेटर नॉमिनेट नहीं किया, सिर्फ एग्रीमेंट तश्कील दिया है तो उसका नाम लिखना ज़रूरी नहीं। जब फर्दरस आर्बिट्रेटर मिलेगा तो उसका नाम मेंशन हो जाएगा, तहरीर कर लिया जाएगा। नेक्स्ट है जी आर्बिट्रेशन क्लॉजेज इन कॉन्ट्रैक्ट, देयर स्कोप एंड नेचर, जो इसका स्कोप है, नेचर है, जो आर्बिट्रेशन की डिसीजन होंगे, इसकी फाइंडिंग होगी वो बाइंडिंग होगी दोनों पार्टीज के ऊपर। आर्बिट्रेशन नॉट डिस्क्राइब बाय नेम बट हिज ऑफिस, जो आर्बिट्रेटर होगा वो अपने नाम से नहीं, अपने ऑफिस है, लाइक एक वकील है, कोई पुलिस वाला है, कोई तहसीलदार, एसी है, कोई भी शख्स अगर गवर्नमेंट के एम्प्लॉय में से या सेमी गवर्नमेंट के एम्प्लॉय में से कोई शख्स अगर आर्बिट्रेटर बनता है तो अपना नाम नहीं लिखेगा, अपनी डेजिग्नेशन या अपना ऑफिस लिखेगा। लाइक अगर एक वकील है, मैं हूँ, मेरा नाम मुबशर इकबाल है, मैं किसी मामले में आर्बिट्रेटर बनता हूँ तो मैं मुबशर इकबाल नहीं लिखूंगा, एडवोकेट सो एंड सो हाई कोर्ट, अपना जो अपना ऑफिस है, जो डेजिग्नेशन है वो लिखूंगा। क्यों? क्योंकि जो नाम है ये इंडिविजुअल कैपेसिटी को डील करता है, जो आपकी पहचान है, आपकी डेजिग्नेशन है, ये कलेक्टिवली आपकी कलेक्टिवनेस को डील करती है। तो लिहाजा वो अपना नाम नहीं लिखेगा, अपना डेजिग्नेशन, अपना ऑफिस ओहदा लिखेगा। मॉडिफिकेशन, रिसेशन, रेवोकेशन ऑफ आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट, इसके अंदर वो तमाम सेक्शन अप्लाई होंगे जो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर रिसेशन, रेवोकेशन की अप्लाई होती हैं। इफेक्ट ऑफ आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट, इन्फोर्समेंट ऑफ आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट, जो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट होगा वो इन्फोर्स करवाया जाएगा। रजिस्ट्रेशन ऑफ आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट, और अगर ये रजिस्टर्ड करवा लिया जाए तो ये ज़्यादा बेहतर है दोनों पार्टीज़ के लिए भी, उस फैक्ट को सॉल्व करने के लिए भी। नेक्स्ट हेडिंग है जी प्रिक्लूड मार्क्स क्वेश्चन इज कंप्लीट। आई होप ये लेक्चर आपके लिए फायदेमंद साबित हुआ होगा। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव लेक्चर्स को सुनने के लिए
हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें, ये आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है। दोबारा हाजिर होंगे एक नई सीरीज़ में एक नए लेक्चर के साथ। तब तक मुझे अपने दुआओं में ज़रूर याद रखें। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। वस्सलाम।